लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? कल हमने 2 ही टॉपिक पढ़े थे, एक तो रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स वाला, मतलब रिटेंशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट जो प्रॉपर्टी जैसा ही था सेम, और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के बारे में पढ़ा था। अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। केवाईसी गाइडलाइन, हाँ देखिए एक बार एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती थी कि यार जो क्लोज दे रखा है मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती थी, लेकिन जैसे मैंने आपके पास एग्जाम के क्वेश्चन देखे तो एक बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यूएपीए को लेके, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट को लेके क्या क्लोज, ठीक, हाँ क्योंकि ये लास्ट में दे रखा है चैप्टर के, छोटा सा सिर्फ एक ही पैराग्राफ दे रखा है, और ये डायरेक्टली इस एक्ट से लिंक भी नहीं है, एक अलग से एक्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। एनडीपीएस का नाम याद हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें क्या बताया गया है? फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 51A ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। The Unlawful Activities Prevention Act 1967 has been amended by the Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2012. Government has issued an order dated August 27, 2009 detailing the procedure for implementation of Section 51 of the Unlawful Activities Act 1967 relating to the purpose of prevention of and for coping with terrorist activities. In terms of Section 51A, the central government is empowered to freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individual or entities listed in the schedule to the order, for any other person engaged or suspected to be engaged in a terrorism. देखिए इसमें 2 ही चीज आती है, मैं आपको बताती हूँ, एक तो टेररिज्म वाला आएगा, ऊपर जो हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ा वहाँ पे स्पेसिफिकली टेररिज्म के लिए कुछ नहीं बोला था, ठीक है, उसमें बहुत सारे केसेस बोले थे, उसमें बस इतना बोला था कि अगर आपने ब्लैक मनी अर्न की है, पर्पस आपका कुछ भी रहा हो, रीजन कुछ भी रहा हो, सोर्स कुछ भी रहा हो, टेररिज्म उसमें इंक्लूड था, ड्रग्स उसमें इंक्लूड था, ठीक है, ब्राइबरी उसके अंदर इंक्लूड था, लेकिन यूएपीए स्पेसिफिकली किस पे बना है? अनलॉफुल एक्टिविटीज, और अनलॉफुल एक्टिविटीज में भी उन्होंने किस पे फोकस किया ज्यादा? टेररिज्म वाली पे। अगर आपने टेररिज्म के थ्रू जो पैसा अर्न किया था उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा कि डायरेक्टर करेगा, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, अपील में भी जा सकते हो। अगर यूएपीए का केस लगता है डायरेक्ट कौन ऑर्डर दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी होते हैं, क्योंकि यूएपीए एक्ट डायरेक्ट किसको पावर दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी करती है, वो अपने अपोजिट जो भी अपोजिशन के लीडर्स होते हैं या अपोजिट पार्टीज होती है, अगर उन पे कोई केस नहीं बनता है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज में टेररिज्म तो आता ही है, दूसरा आता है किसको बोलते हैं? देशद्रोह। सुना होगा आपने कि उस पर देशद्रोह का केस चला दिया, ठीक है, आपने कोई ऐसी स्पीच बोली, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, किसी पर्सन ने जेएनके को लेके कोई स्पीच दे दी तो उस पर यूएपीए का केस चला देंगे, किसी पॉलिटिकल लीडर ने जेएनके को लेके कोई स्पीच दे दी तो उस पर यूएपीए का केस चला देंगे, और फिर क्या बोलेंगे? उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे और जेल में डाल देंगे। तो इसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यूएपीए वाला क्लोज भी इंट्रोड्यूस कर रखा है कि किसी पर्सन ने टेररिज्म के थ्रू पैसा अर्न करके कोई प्रॉपर्टी ली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर है कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, फ्रोज कर सकती है। Any other person or engaged in or suspected to be engaged in terrorism and prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individual or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged terrorism। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा ना तो उसको कहीं से फंडिंग ले पाएगा, ना ही कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज अरेंज कर पाएगा, दूसरा उसकी जो प्रॉपर्टी उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अटैच कर लेगी यूएपीए के अंदर। अब जिसमें इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज लिखा हुआ है ना, अब अनलॉफुल एक्टिविटीज अपने आप में बहुत ब्रॉड एरिया है, स्पेसिफिकली डिफाइन भी नहीं कर रखा किस किस को करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी केस नहीं बन रहा तो क्या बोल दो? अनलॉफुल एक्टिविटी है। किसी ने स्पीच दे दी तो बोलो अनलॉफुल एक्टिविटी अगेंस्ट दी लॉ है, तो इसलिए बहुत ब्रॉड एरिया, इसमें डिफाइन भी नहीं कर पाते कि उस पर एक्चुअल में यूएपी का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर लेती है। केवाईसी गाइडलाइंस, ये बिल्कुल वैसा ही है। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, केवाईसी मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर। तो हमसे मांगती ना पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, फॉर्म फिल करो। वैसे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी बताया गया है, क्योंकि ऊपर देखिए हमने क्लोज पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, याद है आपको, कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, पीछे पेज पलट के देखो, अगर किसी पर्सन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, तो इसमें जो हमने 3 स्टेज पढ़ी थी, कौन कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की, प्लेसमेंट, सबसे पहले प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, पैसा वापस लेजिटिमेट इकोनॉमी में आता है। या प्लेसमेंट में भी कभी कभी क्या होता है, मैं ब्रेक करती हूँ छोटे छोटे अमाउंट में, तो इसमें डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व रहता है, बैंक इन्वॉल्व रहता है। तो बैंक के ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशन रखी गई है। हमने ये भी देखा था कि उसको 10 सालों तक क्या करके रखना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। तो यही सारी नॉर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल होगी, बैंकिंग कंपनीज के लिए। जब भी वो किसी पर्सन का अकाउंट खोलती है, तो हमें इनिशियली तो पता नहीं है उसके पास ब्लैक मनी है या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। इसलिए हर बैंकिंग कंपनी को केवाईसी नॉर्म को पूरा करके रखना है, बिकॉज आगे जब भी केस बन सकता है किसी पर्सन पे, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको ज्यादा दिक्कत ना हो आइडेंटिफाई करने में कि पर्सन कौन था और इसने पैसा कहाँ से अर्न किया था। आरबीआई इशूड, और आरबीआई ही करती है बैंक से लेके सारे सर्कुलेशन इशू, तो आरबीआई का यहाँ पे मेन रोल होगा। आरबीआई इशूड मास्टर सर्कुलर ऑन नो योर कस्टमर नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड बैंक्स वर एडवाइस, कौन सा बैंक होगा ये, कमर्शियल बैंक जो हो गए जिनके पास आप और हम लोग अकाउंट खुलवाने जाते हैं। बैंक वर एडवाइज टू फॉलो सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो होता ही है, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। एंड मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन ए सस्पिशियस नेचर फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो आरबीआई ने क्या बोला है, पहला तो आपको जो अकाउंट खोलना है उसमें जितनी फॉर्मेलिटीज होती है सारी पूरी करनी है। दूसरा, बैंक को ऐसा लगता है ये कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, तो उसको अपने से अपर अथॉरिटी को उसको क्या करना है, मतलब रिपोर्ट भी करना है कि इस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ और मुझे क्या लग रहा है, बैंक को क्या लग रहा है, ये सस्पिशियस नेचर का ट्रांजेक्शन लग रहा है। These know your customer guidelines have been revisited in the context of the recommendation made by the FATF, Financial Action Task Force, on anti-money laundering standard and on combating financing of terrorism. Bank have been advised to ensure that a proper policy framework or know your customer and anti-money laundering measure with the approval of board is formulated and put in place. देखिए गाइडलाइंस तो किसने दी है, आरबीआई ने, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के पास ही पावर है हमारी कंट्री में गाइडलाइंस इशू करने का। लेकिन ये रिकमेंडेशन किसने की है, ये आपस फाइट हो गया, आरबीआई ने क्या दी है गाइडलाइंस। ब्लैक कहाँ से होता है ये चेंज इसका, उन्होंने ही करा था क्या वाइट, हाँ आरबीआई ने क्या दी है, गाइडलाइन इशू करी है, किसके रिगार्डिंग, केवाईसी नॉर्म्स, नो योर्स कस्टमर। बट ये जो केवाईसी नॉर्म्स है जो आरबीआई ने गाइडलाइन इशू करी है, आरबीआई को भी गाइडलाइन क्यों इशू करनी पड़ी, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, FATF, इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस पे काम करता है, पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म से लेके
जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब यूएसए में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद यूएसए को होश आया कि पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म को लेके भी कोई दिक्कत है, इसलिए यूएसए ने क्या करा कि हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं, इसका नाम क्या रखा, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में जो जो कंट्री टेररिस्ट को प्रमोट करती है उसको फिनेंशियली हेल्प देने से मना करती है, क्योंकि यहाँ पे भी पावरफुल कंट्रीज है। और जो IMF और वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, किसी भी जैसे पाकिस्तान को या कोरिया को या किसी और कंट्री को लोन चाहिए, तो जनरली तो अगर उसके किसी दूसरे नेशन से अच्छे रिलेशन है तो डायरेक्ट ले लेगा। जनरली डायरेक्ट नहीं लेते लोग, कहाँ से लेते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, या तो IMF से लेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से लेंगे। ठीक है, अगर FATF ये बोल दे कि ये कंट्री किसमें इन्वॉल्व है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो उस कंट्री को अगर पैसों की जरूरत है तो ना तो उसे IMF से लोन मिलेगा ना वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा, कोई दूसरी कंट्री भी उसकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे ना लिस्ट बनी हुई है, ये आएगा अभी हमारे ब्लैक और ग्रे लिस्ट। ठीक है, इसमें नाम भी लिखे हुए होंगे। देखिए ग्रे लिस्ट में कौन कौन है, अल्जीरिया, अंगोला, मतलब जिसको बोला है कि आपकी कंट्री में टेररिज्म होता है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, अभी भी इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है, और अगर ये नहीं मानते तो ग्रे लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रोशिया, कॉन्गो, हैती, केन्या, लेबनान, माली, मोनेको। यहाँ पे देख लो आप, ज्यादातर कौन से कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका के सारे, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री के ज्यादा है, सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुला, वियतनाम, यमन। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में भी होगी कुछ कंट्रीज, ये देखिए मेंबर कंट्रीज सारी दे रखी है, इंडिया भी है। ठीक है, FATF की मेंबर कंट्रीज दे रखी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, मतलब ये लोग मिलके काम करती है, इंडिया भी इसका क्या है, एक मेंबर है। क्यों, स्विट्जरलैंड कंट्री नहीं है? तो वो ऐसे प्रूफ, देखिए वो स्विस बैंक का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक अलग है, हालांकि उस पर भी अब थोड़े बहुत लोग वो उसको अपोज करते हैं, लेकिन ये पूरा क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कि वो टेररिज्म का पैसा, वो ब्लैक मनी हो सकती है। ठीक है, ब्लैक मनी तो जैसे विजय माल्या ने यहाँ से लोन लिया, उसने उस बैंक में जमा करा दिया, उसने गलत किया, लेकिन वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, उसको हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। वहां पे आप पैसा जमा कराओगे तो आप अपने सोर्स को डिस्क्लोज करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर टेररिज्म का केस है तो फिर स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक को भी बोला जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई क्लियरली आइडेंटिफिकेशन नहीं कि स्विस बैंक में लोग टेररिज्म का पैसा जमा कराते हैं, वरना इसको इसमें रखते ही नहीं अपने मेंबर कंट्री में। ठीक है, तो ये बाकी सारी कंट्री है जिनमें चाइना भी है, बताओ यही तो करता है, मतलब चाइना का। हाँ मैं वही देख रही हूँ, उसमें ब्लैक लिस्ट देख होगी वैसे तो। इसमें होगी पब्लिकेशन, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AML और CFT अभी पढ़ा है अपन ने। AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा, ये 3-4 कंट्री दे रखी यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे दे तो दोनों रखा है लेकिन दिखा नहीं रखा, ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट लिखा हुआ है। ब्लैक लिस्ट में ये रहा, हाँ हाँ, ये ब्लैक है। ठीक है, वो अभी अपन ने पढ़ी थी ना, ये ग्रे है। हाँ ये दिखा, अपन ने देखा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, उसको भी बाहर कर दिया होगा। ठीक है, तो कोरिया, इराक,
कोरिया, ईरान और म्यांमार, 3 कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में, इसके अलावा क्या है बाकी सब ग्रे लिस्ट में। कोई भी कंट्री डायरेक्ट ब्लैक में नहीं जाती, वो पहले ग्रे में रहती है, उसको टाइम मिलता है प्रॉपर कि आपको ठीक करो खुद को, नहीं करते हो तो आप यहाँ पे चल जाओगे। म्यांमार तो बताओ अपना पड़ोसी है, ठीक है, पढ़ते सब होता है वहां पे, ऐसा नहीं। पाकिस्तान के कुछ लोग बाकी काफी अच्छे हैं, जैसे वहाँ के सिंगर्स है, वहाँ के एक्टर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे आके भी तो काम करते हैं। चलो वो तो है ही है, ठीक है, और ये सारे कहाँ पर है, ग्रे लिस्ट में। अभी अपन पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसलिए नॉलेज नहीं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने फर्स्ट में एक टॉपिक छुड़वा रखा है इस चैप्टर का, जहाँ पे ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए, उसके अंदर था अपना FATF, एक वियना कन्वेंशन भी था, ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे KYC गाइडलाइन आ गई, इशू किसने की थी, RBI ने, लेकिन रिकमेंड किसने किया था, FATF ने। ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। केवाईसी का ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नो योर कस्टमर नॉर्म्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म। देखिए ये वर्ड वापस आ गया, AML भी वहां लिखा हुआ था और CFT भी लिखा होता, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। गाइडलाइंस इज टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज्ड intentionally or unintentionally by criminal element for money laundering or terrorist financing activities। तो इसका मेन पर्पस क्या है, बैंक को क्या करना, बचाना। किस तरीके से, कि कोई भी पर्सन इंटेंशनली और इन इंटेंशनली बैंक का यूज ना करे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यूज करने के लिए या टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए। KYC procedure also enable bank to know understand their customer and their financial dealing better, which in turn help them manage their risk prudently। तो ये बैंक के लिए भी अच्छा होगा और कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा अगर हर बैंक क्या करे, FATF की गाइडलाइंस पे अपने KYC नॉर्म्स को फॉलो करे। KYC पॉलिसी, बैंक शुड फ्रेम देयर KYC पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, पहले तो वो पॉलिसी बनाएगा किस टाइप की, जो कस्टमर को भी एक्सेप्ट हो। तो पहला क्या बोला गया, 4 की एलिमेंट में से पहली होगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। सेकंड वन इज नहीं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इसी के अंदर क्या होता है, आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, ठीक है, पैन कार्ड देना होता है, ठीक है, यहाँ पे सारी आपके कस्टमर की आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए आप बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। थर्ड क्या हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऊपर पढ़ा था ना, बैंक क्या कर रहा है, किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को अपर खुद से अपर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा है। तो थर्ड क्या हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और फोर्थ क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क किसकी मैनेज हो रही है, खुद की, ठीक है। अगर बैंक का नाम आएगा तो फ्यूचर में बैंक को भी वो सारे कंसिक्वेंस और प्रोसीडिंग्स को फेस करना पड़ेगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट किसका हो रहा है, खुद का, बैंक का, और साथ में कंट्री का भी रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। तो 4 हो गए, पहला क्या हो गया, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, थर्ड हो गया मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और फोर्थ हो गया रिस्क मैनेजमेंट। KYC गाइडलाइन अप्लाई एट फॉलोइंग स्टेजेस, किस किस पे होगी, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब वो बैंक अकाउंट ओपन करेगा, एक तो तब होगी ओपनिंग अ न्यू अकाउंट, ओपनिंग अ सब्सिक्वेंट अकाउंट, मतलब आपने न्यू अकाउंट खोला तब तो होगा, अगर आप एक और बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तब भी होगी। वेयर डॉक्यूमेंट्स एज पर करंट KYC स्टैंडर्ड नॉट बीन सबमिटेड व्हाइल ओपनिंग द इनिशियल अकाउंट, स्टार्टिंग में भी होगी, अगर आप दूसरा अकाउंट खुलवाते हो तब भी होगी, अगर पहले वाले अकाउंट के समय पॉलिसीज कुछ और थी और हो सकता है जब आपने दूसरा खुलवाया तो पॉलिसी कुछ चेंज हो गई हो, तो आपको जो नया अकाउंट खुलवाना है लेकिन वो है दूसरा, लेकिन आपको फॉलो क्या करनी पड़ेगी, करंट पॉलिसीज, तो वापस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। और लोकल फैसिलिटी चाहिए तब भी क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो 3 स्टेज कहाँ कहाँ बोली, फर्स्ट हाँ, पहला न्यू, सब्सिक्वेंट अकाउंट और लोकल फैसिलिटी। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक क्या होगी इसके अंदर, bank should keep in mind that the information collected from the customer for the purpose of opening of account is to be treated as a confidential। ठीक है, यहाँ पे बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है,
मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, आपकी भी बैंक के पास जो डिटेल है वो अपने आप में क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, बैंक किसी दूसरे पर्सन को डिटेल ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड डिटेल देयर ऑफ आर नॉट टू बी, यहाँ पे इंडल्ज आएगा, ठीक है, therefore are not to be indulged for cross selling or any other like purposes। वैसे हालांकि ऐसा आजकल होता ही है, ठीक है, आपको देखना, आपको बहुत कभी जो बल्क मैसेज आते हैं आपके टेक्स्ट मैसेज, उसमें बहुत सारे बैंक के मैसेज भी आते हैं, हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा ले, आपको नंबर भी आते, कॉल भी आते हैं बहुत सारे। इसका मतलब आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा में से एक नंबर है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, वो तो किसी को सेल हुआ ही हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग। तो ये तो आजकल होता है, लेकिन बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है, उसको आपका डेटा किसी को भी से शेयर नहीं करना है। बैंक शुड therefore ensure that information sought from the customer is relevant to the perceived risk, is not intrusive and is in conformity with the guidelines issued in this regard. Any other information from the customer should be sought separately with his her consent after opening the account। जो गाइडलाइंस में लिखी हुई है वो तो आपको लेनी लेनी है, अगर उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसमें कस्टमर की सहमति भी होनी चाहिए, तभी ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। किससे, कौन से फ्रॉड, मतलब किसकी बात कर, तो ये तो डेटा, ये तो बहुत इजी है। हाँ, मतलब आप बताओ, किसी कंट्री की जो खुफिया एजेंसी है उसकी बात लीक हो जाती है, ठीक है, इतनी हायर अथॉरिटी है, तो ये आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है, पहले बहुत हाई सिक्योरिटी में होता है, क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना, वही ये सब करते हैं, डायरेक्टली वहां से कोई पर्सन लिंक ही होता है तभी डेटा बाहर जाता है, अदरवाइज नहीं जा सकता, ठीक है, तो अच्छा, मैसेज आया होगा। हम्म। हम्म। हाँ, वो टेक्स्ट मैसेज था। हाँ, वो टैक्स क्या करते हो, उस उनको पता होता है बैंक से किस टाइप का मैसेज आता है, सेम मैसेज कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, मेरे साथ भी हुआ है, और एक्चुअल में वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आया हुआ रहता है, मेरे साथ भी सेम हुआ था, मुझे एक दिन एक लेडी का कॉल आता है कि मैंने गलती से 5,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो मैंने देखा मैसेज तो आया हुआ है, हो गया होगा गलती से, तो मैंने फिर मैं कहीं बिजी थी, तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर में बैंक अकाउंट चेक करके आपको ट्रांसफर कर दूंगी। बोलती नहीं नहीं, मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरे को हॉस्पिटल में पेमेंट करना है 5,000 रुपये का। फिर है ना, फिर मैंने वापस वो मैसेज चेक किया, फिर मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, मेरे उसमें कोई नहीं आए थे, और जब उसने फोन करके बोला ना मुझे अर्जेंट है, तब मुझे डाउट हो गया कि ये फ्रॉड कैसे। तो आजकल, ठीक है, इसलिए बोला जाता है आपका जो ये पार्सल आता है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट, हम क्या करते हैं उसमें हमारी डिटेल्स तो रहती है पूरी जनरली, या हमारे आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमने निकलाई होती है, हम कहीं पे भी तो छोड़ के आ जाते हैं, कहीं पे जब डॉक्यूमेंट जमा कराए, तो कहीं पे भी हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसकी फोटोकॉपी भी हमें कहीं पे भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ना ही वो हमें जो पार्सल आता है उस पर अपना डिटेल्स लिखी हुई रहती है सारी, घर की नंबर, वो भी कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हम जो पार्सल फेंकते हैं ना उससे भी अब वो एड्रेस वाला ठीक से डिस्पोज करके फिर ही फेंकना चाहिए। बैंक शुड एंश्योर दैट एनी रेमिटेंस ऑफ फंड बाय वे ऑफ डिमांड ऑफ मेल, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और एनी अदर मोड एंड इश्यू ऑफ ट्रेवलर चेक फॉर वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज इफेक्टेड बाय डेट टू द कस्टमर्स अकाउंट और अगेंस्ट चेक एंड नॉट अगेंस्ट कैश पेमेंट। तो क्या बोला गया है, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा किसी को ट्रांजेक्शन करना है तो कैश में नहीं हो सकता, किसके थ्रू होगा, चेक के थ्रू ही होगा, ठीक है। बैंक शुड एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अपने तो पूरा एक्ट ही दे रखा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम वेर एवर एप्लीकेबल आर स्ट्रिक्टली अदर्ड, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है उनको भी हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज पढ़ी, बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है, पहला क्या है, उसको बैंक को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है हमारी सारी इंफॉर्मेशन को, उसे क्या इंश्योर करना है कि अगर कोई भी पर्सन 50,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेगा तो कैश के थ्रू नहीं होना चाहिए, चेक के थ्रू होना चाहिए। थर्ड बोला गया है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के
नॉर्म से या प्रोविजन है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, याद है किसी को? पिछले वाले बैच में पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल याद नहीं है? नाम में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिल रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिल रहा है? फॉरेन से। हमें फॉरेन से मिल रहा है, ठीक है, मुझे फॉरेन से पैसा मिल रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि किस किस पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता। हमारी कंट्री के जो प्रोमिनेंट पर्सन है, जजेस है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो एनजीओ है, स्पेशली किसके लिए लेके आए थे ये वाला एक्ट? एनजीओ के। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कुछ इंडिया में, वो फॉरेन से फंडिंग लेती है और काम किसके अगेंस्ट करती है? इंडियन गवर्नमेंट के। उसी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा लेके आए थे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो बैंक की 3 ऑब्लिगेशन है, कौन कौन सी? पहले तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। दूसरा, रेमिटेंस जो होगा 50,000 से ज्यादा होगा तो उसको इंश्योर करना है कैश ट्रांजेक्शन ना हो, बैंक ट्रांजेक्शन ही हो। और थर्ड क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन की गाइडलाइंस को फॉलो करना। फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी पॉली कस्टमर इज डिफाइंड एज a person or entity that maintains an account or has a business relationship with bank। वन, अब बोला गया है कि कस्टमर कौन कौन होगा? कोई पर्सन इस बैंक का कस्टमर माना जाएगा। पहला बोला गया है कोई पर्सन जो होगा जिसका अकाउंट कहाँ पे है? बैंक के साथ है। तो सिंपल सी बात है, अपन बैंक के क्या है? कस्टमर है। सेकंड क्या बोला गया है? वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन, दैट मीन बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। मैंने अपनी मम्मी के लिए बैंक अकाउंट खुलवाया मैंने, बट बेनिफिशियल ओनर कौन है? मेरी माँ है, मेरी मम्मी है, ठीक है। तो इसमें कौन हुआ? जो इसके नाम पे मेरी मम्मी क्या हो गई? बेनिफिशियल ओनर हो गई। तो जिस पर्सन ने खुलवाया वो तो कस्टमर है ही। अगर उसने किसी और के बिहाफ पे खुलवाया तो जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो भी क्या होगा? उसके अंदर कस्टमर काउंट होगा। बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोलिसिटर एक्सेट्रा परमिटेड अंडर द लॉ। हो सकता है किसी और के नाम पे अकाउंट हो, लेकिन उस पर्सन ने अपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ऐसे होता है ना कुछ लोग पीए अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, या कोई एडवोकेट होगा, कोई सीए होगा, या कोई ब्रोकर होगा। अगर वो लोग कर रहे तो वो भी क्या काउंट होंगे? कस्टमर काउंट हो जाएंगे। Any person or entity connected with a financial transaction which can pose significant reputation or other risks to the bank, say wire transfer or issue of high value of demand draft as a single transaction। अगर कोई दूसरी एंटिटी है जो बैंक का यूज करके बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करती है तो वो भी क्या हो जाएगी? अपने आप में कस्टमर हो जाएगी। तो कितने लोग कस्टमर हो गए? 4। आगे हो रहे क्या? ठीक है, तो 4 में क्या क्या आ गया? एक तो खुद पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल मान लो इसको, एन इंडिविजुअल जिसने अकाउंट खुलवाया तो खुद हो गया। दूसरा क्या है? बेनिफिशियल ओनर, खुलवाया किसी और ने लेकिन किसी और के नाम पे खुलवाया। थर्ड में जो इंटरमीडियरीज होंगे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन आ गया? ब्रोकर आ गए और सीए आ गया और एडवोकेट्स आ गए। एडवोकेट सॉलिसिटर लिखा हो उनका मतलब एडवोकेट ही होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा? अगर कोई एंटिटी है, सॉलिसिटर एडवोकेट कोई बोलते हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल आपने सुना होगा ना, क्या बोलते उसको, नाम याद नहीं आ रहा। आपने ये वर्ड नहीं सुना? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट कौन है। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं, तो एक पर्सन होता है जिसको क्या बोलते हैं, या तो एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है। इनको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं और एक को एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस करता है और कोई पर्सन स्टेट गवर्नमेंट पे केस करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा वो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो कर रखा वो जाएगा। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, फिर आप खुद की पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद। तो 4 पर्सन हमने लिखी है। पर्सन हो गया, बेनिफिशियल ओनर हो गया, इंटरमीडियरीज हो गए, जो एंटिटी जो बड़े ट्रांजेक्शन करती है वो भी अपने आप में क्या हो गई? पर्सन हो गई।
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड। अब यहाँ से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे यही बता रखा है कि आजकल तो, पहले तो सिर्फ बैंक के थ्रू ही होते थे ट्रांजेक्शन, ठीक है, एनईएफटी आरटीजी। आजकल तो और लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो अब तो बैंक के ऊपर ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि उनको अपने ट्रांजेक्शन क्या रखने हैं, सिक्योर रखने हैं, ताकि कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यहाँ पे यूज ना कर पाए। बैंक शुड पे स्पेशल अटेंशन to any money laundering threat that may arise from new or developing technologies including internet banking that might favor anonymity। anonymity का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि पैसा कहाँ से किसके पास गया है। एनोनिमिटी का मतलब होता है उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगी। एंड टेक मेजर इफ नीडेड to prevent their use in money laundering scheme, many banks are engaged in the business of issuing a variety of electronic card that are used by the customer for buying goods and services। तो आजकल देखिए बहुत सारे कार्ड मिलते हैं कि आप उस कार्ड को यूज करो और चीजें खरीद लो, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स की बात हो रही है। फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम एंड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर फुल कंप्लायंस विद केवाईसी, नो योर कस्टमर। एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफएल मतलब कॉम्बेटिंग फॉरेन, सी का मतलब था कॉम्बेटिंग, एफ का मतलब था फाइनेंशियल टेररिज्म, ठीक है, फाइनेंशियल ऐसा टेररिज्म जो फाइनेंस के थ्रू हो रहा है उससे लड़ने के लिए। गाइडलाइन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ एड ऑन सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर आल्सो। फर्दर मार्केटिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड इज जनरली डन थ्रू द सर्विस ऑफ एजेंट। बैंक शुड इंश्योर दैट appropriate KYC procedures are duly applied before issuing the cards to the customer. It is also desirable that agents are also subject to KYC norm। तो इसमें सिंपल सी बात बोली गई है, आजकल ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होते हैं, वहाँ पे ट्रेस करना और भी मुश्किल होता है, वहाँ पे लोग अपनी पहचान बताए बिना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक को और ज़्यादा गाइडलाइंस फॉलो करवानी पड़ेगी और ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे एजेंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको एजेंट की भी केवाईसी क्या करनी है, इंश्योर करनी है कि एजेंट के भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इंफॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व, इस केस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगी, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या था, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या था, किस करेंसी में हुआ था, किस डेट पे हुआ था और कौन कौन सी पार्टी थी। कितना सिंपल सी बात है, नेचर पता होना चाहिए, अमाउंट पता होनी चाहिए, डेट पता होनी चाहिए और पार्टीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। Bank should take appropriate step to involve a system for proper maintenance, preservation of account information in a manner that allow data to be retrieved easily। retrieved easily का मतलब क्या होता है, क्योंकि सारा डेटा कहाँ पे होता है, नहीं बैंक में तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी डेटा मांगती है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नहीं दिया जाता, उसकी कॉपीज दी जाती है, ठीक है। जैसे आपको अभी पता होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसके पास होता है, एसबीआई के पास, ठीक है। तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाले, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जिस जिस पार्टी को जितना पैसा मिला है वो सारा डेटा आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो एसबीआई ने मना कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी थी उसने बोला कि ये टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में हमारा डेटा रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक फाइल में हमें वहां से मंगवाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फालतू के बहाने बनाओ मत, हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निकालने में कितना टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेट दी उसी डेट पे रिलीज करना पड़ेगा, और एसबीआई ने कर भी दिया। मतलब क्या कर रहा था, पहले बहाना बना रहा था, ठीक है। तो रिट्राइव्ड इजीली का मतलब होता है कि आपको डेटा इस तरीके से मेंटेन करके चलना है, किसी अथॉरिटी को, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डेटा की जरूरत पड़े तो आप उसको डेटा इजीली अवेलेबल करवा पाओ। एंड क्विकली वेन एवर रिक्वायर्ड और वेन रिक्वेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो पहला उससे सिंपल सी बात बोली गई है, आपको अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना है, प्रिजर्व करके चलना है, बिकॉज कोई भी अथॉरिटी कभी भी किसी भी डेटा को आपसे मांग सकती है। बैंक शुड एंश्योर दैट रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड हिज एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, एड्रेस से रिगार्डिंग, एड्रेस कहाँ पे मेंशन होता है, पासपोर्ट पे भी होगा, आईडी कार्ड पे भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होगा, पैन कार्ड पे भी होगा। obtained while opening the account and during the course of business relationship are properly preserved. The identification records and transaction dates should be made available to the competent authority upon request।
तो जो ऊपर बोली गई थी सेम बात बोली गई, बस ऊपर क्या बोला गया था, रिकॉर्ड्स के बारे में बोला गया था, नीचे क्या बोला गया है, उस पर्सन के जो भी आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर कोई भी अथॉरिटी वो मांगती तो बैंक की ऑब्लिगेशन है कि उसे वो भी उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बैंक्स हैज बीन एडवाइज टू पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए वापस लाइनें रिपीट हो रही है, ऊपर ऑलरेडी आ चुका था कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होगा उसको बैंक को क्या करना है, अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को इंटीमेट करना है, रिपोर्ट करना है। अनयूजुअल लार्ज ट्रांजेक्शन एंड ऑल अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव नो अपरेंट इकोनॉमिक और विजिबली लॉफुल पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे अंडरलाइन करो, स्पेशल अटेंशन पे, बैंक को स्पेशल अटेंशन देना है किस पे, जो बहुत बड़ा अनयूजुअल लार्ज ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल पैटर्न है, और क्या है, जो इकोनॉमिकली और विजिबली लॉफुल पर्पस नहीं लग रहा है। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट द बैकग्राउंड इंक्लूडिंग ऑल डॉक्यूमेंट, ऑफिस रिकॉर्ड, मेमोरेंडम pertaining to such transaction and purpose thereof should as far as possible be examined and the finding at branch as well as the principal officer level should be properly recorded. Such records and related डॉक्यूमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू हेल्प ऑडिटर। अगर ऑडिट होगी तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दे तो देना ही देना है, साथ में ऑडिटर को भी आपको क्या देना है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने, देयर डे टू डे वर्क रिलेटिंग टू स्क्रूटनी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो टू रिजर्व बैंक अदर देन रिलेवेंट अथॉरिटी। तो अपना एक इसका कौन सा कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला बैंक वाला। बैंक में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला कहाँ से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बड़ा आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो पढ़ा था कि केवाईसी गाइडलाइंस, केवाईसी गाइडलाइंस इशू करता है कौन, करता है आरबीआई करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे करी थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे करी थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके केवाईसी नॉर्म से, कि हम उस पर्सन की आइडेंटिटी को इंश्योर कर पाए जिसने भी अकाउंट खुलवाया है। फिर स्टेजेस आई थी, अच्छा कस्टमर पॉलिसी ध्यान रखनी, कस्टमर पॉलिसी ध्यान रखनी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होगी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होगा और रिस्क मैनेजमेंट होगा। उसके बाद देखा कौन कौन सी स्टेज पे करना था, तो फर्स्ट टाइम अकाउंट खुलवाएगा तब भी, सब्सिक्वेंट और लोकर फैसिलिटी में भी करना है। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक क्या होगी, उसको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही सिक्योर रखना है, किसी को नहीं देना। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसको देखना है कि वो कैश में ना करे, बैंक के थ्रू ही करे। और थर्ड क्या बोला गया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पर्पज ऑफ केवाईसी पॉलिसी क्या, कस्टमर क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है, कस्टमर पे फोकस किया गया है। इस पूरे केवाईसी नॉर्म के लिए कस्टमर किस किस को माना जाएगा, जिस पर्सन ने अकाउंट खुलवाया वो भी माना जाएगा, जिस पर्सन के लिए खुलवाया बेनिफिशियरी ऑर्डर उसके लिए भी माना जाएगा, और कोई एंटिटी ट्रांजेक्शन करती है उसको भी माना जाएगा, और इंटरमीडिएट्स को भी माना जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश है, बिकॉज जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे अनोनिमिटी ज़्यादा होती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर कोई एजेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उस एजेंट की केवाईसी भी बैंक को अपने पास डॉक्यूमेंट में पूरी करके रखनी है। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व, नेचर पता होना चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए और पार्टीज पता होनी चाहिए। मेंटेन और प्रिजर्व करके रखना है, रिकॉर्ड को भी रखना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की कॉपीज को भी रखना है, क्योंकि कल को कोई भी केस बनेगा तो अथॉरिटीज को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, छोटा वैसे याद हो गया, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें तो देख लेते, ये कंप्लीट हो जाएगा ना अपना। तो देखो इतना सा बचा है, अब इसको कल पढ़ेंगे क्या, आधे पेज। चलो ठीक है।